नमस्कार फ्रेंड्स, वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना भारत सरकार ने की। ये कोई नई परिकल्पना नहीं है। 1951 से लेकर 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो रहे थे, लेकिन 1967 के बाद कुछ विसंगतियां आई संवैधानिक और प्रशासनिक, जिससे लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। फिर इस बार सरकार ने 2023 में रामनाथ कोविंद जी, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जो 47 सदस्यीय कमेटी ने 33 सदस्यों की राय के पक्ष में वोट किए और 14 सदस्यों ने इसके विपक्ष में वोट किए। लेकिन वन इलेक्शन वन नेशन की परिकल्पना पुरानी है, जिसके साथ सरकार का यह दावा है कि जिससे समय का बचत होगा, धन का बचत होगा और राज्य और देश एक साथ मिलकर विकासशील से विकसित भारत की तरफ जा सकेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रीजनल पार्टियों का कहना है इससे संघीय ढांचा पर कुठाराघात होगा और रीजनल पार्टियों का वजूद खतरे में हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। सरकार ये कहती है कि अगले संसदीय निर्वाचन में या उससे अगले संसदीय निर्वाचन में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे, जिससे कि देश सशक्त होगा, मजबूत होगा। दोनों पक्षों ने अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन समाजशास्त्रियों का और राजनीतिज्ञों का ये काम है कि इस पर बैठकर रिसर्च करे और इसके सारे बिंदुओं पर, सारे पहलुओं पर चर्चा हो, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो, संघीय ढांचा मजबूत रहे और क्षेत्रीय पार्टियां जो लोगों की आवाज बनकर उभरी हैं, उनकी भी आवाज संसद में और विधानसभा में सुनाई देती रहे। आज इस कार्यक्रम को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व गवर्नर रघुवर दास जी ने और जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरण महतो जी ने एक संगोष्ठी बुलाई, जिस संगोष्ठी में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और सभी लोगों ने एक परिकल्पना की कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हम काम करेंगे और जन जन तक जागरूकता पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनते हैं श्री रघुवर दास जी को और विद्युत बरण महतो जी को। देश की जनता ने बहुमूल्य प्यार के साथ साथ विश्वास प्रकट करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने तो विरासत की बहुत सारी समस्या, जिसका आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद समाधान हो जाना चाहिए, लेकिन वो समाधान नहीं। तो उन समस्या को अगर हम देखें देश के पैमाने पर चिंतन मनन करते हुए, तो एक एक करके सारी समस्या का समाधान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप 370 धारा, जो करोड़ों देशवासियों का सपना था, जिसके लिए हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए कि एक देश में एक विधान एक निशान, उस सपना भी इन 11 वर्ष के शासनकाल में मोदी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारे भारत में एक देश एक निशान एक विधान। इसी तरह राम मंदिर का मुद्दा 500 वर्ष से हमारे पूर्वज देश के लोग त्याग, तपस्या, बलिदान दिए। इसी तरह यहाँ केडिया जी बैठे हुए हैं, सेटैक्स के ही वरिष्ठ अधिवक्ता है। टैक्स से भी व्यापारी हमारे देश के परेशान थे। ये टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स, और पहली बार वन नेशन वन टैक्स ये मोदी जी के शासनकाल में हुआ। तीसरा, आप जानते हैं भारत में विभिन्न राज्यों से पलायन करके रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनका राशन कार्ड की भी समस्या थी।
उनको भी मोदी जी ने वन नेशन वन राशन कार्ड, इस समस्या का भी समाधान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। और वन नेशन वन इलेक्शन कि जब ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी के समय से ही भारतीय जनता पार्टी की जब भी कार्य समिति बैठक होती थी, देश को आह्वान भारतीय जनता पार्टी बरसों से करती आ रही है कि देश में एक नेशन हो, एक राष्ट्र हो और एक चुनाव हो। और हर समय हम सब भी देखते हैं कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, जिसके कारण विकास की पहिया थम जाती है। और ऐसे समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान के जब 71वां हम मना रहे थे, तो उन्होंने देश को आह्वान किया संविधान के 71वां दिवस के अवसर पर फिर से उन्होंने पैरवी की कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा की बात नहीं है, ये भारत की जरूरत है। हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग स्तर पर चुनाव होने से विकास के साथ साथ करोड़ों करोड़ रुपया जो विकास में खर्च होनी चाहिए, जो देश की अर्थव्यवस्था में खर्च होनी, आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होनी चाहिए, जन कल्याण में खर्च होनी चाहिए, हजारों करोड़ रुपए अगर एक देश एक चुनाव होने से हो। तो आज हम सबको इस वन नेशन वन इलेक्शन में आत्ममंथन करने के साथ साथ चिंतन करने की भी जरूरत है। और आत्ममंथन और चिंतन करके इस संगोष्ठी के पीछे एक ही उद्देश्य, कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने अपने स्तर से, चाहे वो खेत हो, खलिहान हो, कल कारखाने हो, चौक चौराहे हो, जहां भी बैठे इसकी चर्चा आप जगह जगह जरूर करें, ताकि एक आम सहमति बने। और संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए सरकार को, तभी वन नेशन वन इलेक्शन होगी। और इसलिए हम आम सहमति बनाकर जो विरोध करने वाली क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, उनको मजबूर कर दे, क्योंकि देश की जनता के समक्ष जब देश की जनता जाग जाएगी कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए, तो हर पार्टी को मजबूर हो जाना पड़ेगा। तो ऐसा माहौल हम सबको इस संगोष्ठी के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में बनाने की जरूरत है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सभी सांसदों को पूरे देश भर में निर्देश दिया कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम बनाकर एक आम सहमति, एक माहौल बनाया जाए, ताकि संविधान में संशोधन कर इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना, जो देशवासियों का सपना, वो सपना पूरा हो सके। साथ ही साथ इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, एक मतदाता सूची भी हो। एक मतदाता सूची होने से भी समय और पैसे की भी बचत होती है। अभी आप देखिए, मुखिया का चुनाव होगा, नगर निगम का चुनाव होगा, तो उसका मतदाता सूची अलग बनता है। विधानसभा का चुनाव हुआ तो फिर उसका अलग मतदाता सूची बनता है। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो फिर अलग। तो साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ एक मतदाता सूची भी बने, ताकि चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, उसी मतदाता सूची में सारा इलेक्शन हो। इसको भी हम सब अपने अपने स्तर से चर्चा करें। इतना ही कहकर मैं आप सबको विशेष करके अनुरोध कर रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना मांग है, वन नेशन वन इलेक्शन। सर, वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही प्रतीक्षित योजना है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको एक जिम्मेवारी दी है जन जन तक इस भाव को पहुंचाने का। तो इससे नेशन को क्या फायदा होगा और लोकतंत्र को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए,
देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग सोचता है 370 नहीं हटेगा, देश में 3 तलाक नहीं हटेगा, लेकिन उन्होंने सब कर दिया। लेकिन एक जो हम लोग बार बार देखते हैं, चुनाव से बहुत फर्क पड़ता है। जो साधारण मजदूर जो काम काज से डेली वेतन भोगी लोग, उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर चोट होती है। और उन्होंने इसीलिए संविधान में 129वां संशोधन उन्होंने करने का विचार किया और एक उच्च स्तरीय समिति बना, जिसका हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामचंद्र कोविंद जी जो है, इनका अध्यक्षता में बहुत ही विचार विमर्श हुआ और उनके बाद उन्होंने सभी लोग पार्टियों से राय मांगा। इसमें लगभग 60 पार्टी से ज़्यादा लोगों से बातचीत की, लेकिन उससे 47 के आसपास लोगों ने इसका सुझाव दिया और उनमें से आधे लोग से ज़्यादा लगभग 80% लोगों ने कहा कि नहीं, चुनाव एक साथ होना चाहिए, जिसमें अर्थव्यवस्था पर काफ़ी चोट पहुँचती है। और आधे बहुत ही कम लोग जो है पार्टी इसका समर्थन नहीं किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व न्यायाधीश लोग ने भी उनका समर्थन किया है, उच्च न्यायालय का भी न्यायाधीशों ने भी इनका समर्थन किया है। और लगभग 4 जो है हमारे चुनाव आयोग के जो वरिष्ठ पदाधिकारी, उन्होंने भी इसका सहयोग किया, समर्थन किया कि एक ही बार चुनाव होना चाहिए। और ये जो समिति बना, सिर्फ पार्टी दल या नेता नहीं, बल्कि जो है संबंधित समाज के हर वर्ग लोगों को के साथ राय लिया। और सबसे बड़ी बात है, वोटरों से उन्होंने बारीकी से लोगों से बातचीत की। लगभग 83% लोगों ने कहा कि नहीं, चुनाव एक साथ होना चाहिए, जबकि 17% लोग इसको अस्वीकार किया। आप देखते होंगे कि चुनाव जब आती है तो लगभग 6 महीने से स्कूल के शिक्षकों को लेकर इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाता है। परिणाम शिक्षा में बुरा असर पड़ता है, बच्चों के भविष्य के साथ दिक्कत होती है, पढ़ाई पठन में दिक्कत है। उसके साथ साथ सप्ताह भर से आके स्कूल में जो है चुनाव का जो है वो क्या बोलता है उसको, पोलिंग बूथ आ जाता है, जिसके चलते दिक्कत होता है। आचार संहिता लगभग महीना भर के आसपास लग जाता है, जिसमें टोटल विकास की काम जो है ठप पड़ जाता है। और ये बार बार चुनाव होने से बार बार इस तरह का जो है आचार संहिता लगे तो विकास की गति जो है बहुत धीमी हो जाता है। इसीलिए एक बार अगर ये चुनाव एक नेशन एक इलेक्शन हो जाए, संसद और विधायक का पूरा देश में एक साथ चुनाव हो जाए, तो मेरा ख्याल में साधन संसाधन का कमी नहीं आएगा और ना जो फिजूल खर्च होगा इस पर अंकुश लगेगा। और लोगों का जो वर्षों पुरानी एक सोच है उसका अमलीजामा पहनने का अवसर प्राप्त होगा। लोगों का सबसे बड़ी बात है, अर्थव्यवस्था में जो फिजूल खर्चा तो उसमें अंकुश लगेगा। इसीलिए आज दशक भर समय इसका है। अभी जो है 2029 में ये चुनाव नहीं होने वाला है, 2034 में भी जो विधानसभा है वो भी नहीं, तो एक लंबी समय लगभग 8-9 साल के भीतर जो बातचीत करके आम लोगों को राय लेकर ये संविधान को संशोधन करते हुए ये देश के कानून में इसको कानून बने, ताकि जो मनमानी के तरीके से हम लोग देखा है भारत के इतिहास में, कई काला अध्याय इसमें जोड़ा गया। वो एक अच्छी खासी राज चलाने वाले लोग को भी उसको समय समय पर जो है उसको बेदखल किया गया है, बर्खास्त किया गया है। परिणाम स्वरूप वहाँ के लोगों को भावनाओं को ठेस पहुँचते हैं। इसलिए नियम और कानून के तहत जो ये विधान बनेगा उसको अगर अनुसरण करें तो निश्चित रूप से भारत की जो एक प्रधानमंत्री जो एक सोच है 2047 पर एक विकसित राष्ट्र बनाने का, ये सारे खर्च अगर सीमित दायरे पर आ जाए तो भारत को विश्व गुरु बनने में 47 में विकसित भारत बनने में कोई नहीं रोक सकता। संसद जी, उसी का परिणाम स्वरूप देश के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में हर जनों का, राजनीतिक दल छोड़ साथ साथ जितने भी सामाजिक संगठन हैं, आम लोग हैं, सबको जोड़ते हुए उसका जो है
भावनाओं से अवगत करके लोगों का एक राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखा जाए कि हम लोग इसका पक्ष में हैं, ताकि मैक्सिमम लोग इसका पक्ष में आए और एक कानून पास हो। सांसद जी, क्षेत्रीय दलों का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी होगी, तो क्या लग रहा है क्षेत्रीय दलों को लेकर? जब ये कानून बनेगा तो इसमें राष्ट्र क्षेत्रीय किसी का दिक्कत नहीं है, और इसमें जो संवैधानिक बात है उसको पूरी पढ़ें और देखें तो किसी का ऊपर कोई ठेस नहीं आएगा, ना किसी को त्रास करने का है। एक साथ देखिए, हमारे उड़ीसा में एक साथ चुनाव होता है, तो देखिए इसमें कभी बीजू जनता दल का जाता था, कभी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सरकार जो है क्षेत्रीय पार्टी का बनता है। अच्छा, उसी तरह कई ऐसा राज्य है जो साथ में चुनाव होता है। ऐसा नहीं कि साथ में चुनाव होने से क्षेत्रीय पार्टी की। धन्यवाद।